नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। बड़ी खबर, बीजेपी के सबसे सीनियर और संस्थापक नेता लालकृष्ण आडवाणी ने बीजेपी के स्थापना दिवस से पहले एक ब्लॉग लिखा है और गांधीनगर से टिकट कटने के बाद यह उनका पहला रिएक्शन है। आडवाणी ने लिखा, देश पहले पार्टी बाद में और मैं अंत में। अपने ब्लॉग में आडवाणी ने गांधीनगर के लोगों और पार्टी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद किया। साथ ही लिखा, बीजेपी ऐसी पार्टी है जो राजनीतिक विरोधियों को दुश्मन नहीं मानती, नहीं वैचारिक विरोधियों को एंटी नेशनल। बीजेपी सभी के विचार को आजादी देने वाली पार्टी है। बाकायदा ये ब्लॉग लालकृष्ण आडवाणी ने लिखा है। स्थापना दिवस से पहले ये ब्लॉग लिखा है बीजेपी के, और गांधीनगर से टिकट कटने के बाद ये उनका पहला एक तरह से रिएक्शन है। आडवाणी ने लिखा, देश पहले पार्टी बाद में। इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद अब तक चुनाव आयोग ने 1,500 करोड़ से ज्यादा की जब्ती की है। इसमें करीब 400 करोड़ रुपए कैश, 163 करोड़ रुपए की शराब और सबसे ज्यादा करीब 709 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ जब्त किए हैं। इनके अलावा 318 करोड़ रुपए के सोना चांदी और करीब 29 करोड़ के अन्य सामान जब्त किए गए हैं जो चुनाव में वोटर्स को बांटे जाते हैं। मुजफ्फरनगर, पश्चिमी यूपी का वो जिला जिसका परिचय 3 शब्दों में पूरा होता है, जाट, गन्ना और दंगा। मुजफ्फरनगर की जमीन पर 2013 में दंगा हुआ था, जिसकी आग अब तक ठंडी नहीं हुई है। दंगे के बाद सियासी रूप से ये सीट बेहद अहम हो गई। 2014 में मुजफ्फरनगर का आम चुनाव एक तरफा था। मोदी लहर और दंगों का ऐसा असर था कि बीजेपी के संजीव बालियान ने यहां से करीब 4 लाख वोटों से बड़ी जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार बीजेपी और महागठबंधन के बीच बहुत ही बड़ी लड़ाई हो रही है। एक तरफ हैं पूर्व मंत्री संजीव बालियान, तो उन्हें चुनौती दे रहे हैं यूपी के सबसे बड़े जाट नेता चौधरी अजित सिंह। राहुल गांधी ने इस सीट पर अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। यही वजह है कि मुजफ्फरनगर में मुकाबला कांटे का हो गया है। कहा जा रहा है कि जिसके साथ मुजफ्फरनगर के जाट जाएंगे वही यहां का चौधरी बनेगा। मुजफ्फरनगर के वोटर का मूड क्या है? बालियान और अजित सिंह का वोट मीटर जानने के लिए इंडिया टीवी रिपोर्टर सौरभ श्रीवास्तव ने मुजफ्फरनगर में 2 दिन गुजारे। दोनों उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार कवर किया और जमीनी हकीकत पता करने और आप तक पहुंचाने की कोशिश की। सबसे पहले हमने संजीव बालियान का हाल जानने का फैसला किया, क्योंकि बालियान यहां के मौजूदा सांसद हैं, मोदी सरकार में मंत्री रह चुके हैं। ये माना जाता है, ये अर्जित जो भी आपने किया है 2012-13 के बाद किया है, और इस अर्जन में एक कारण ये भी माना जाता है कि इसमें मुजफ्फरनगर दंगों का भी बहुत बड़ा हाथ है। जी हाँ, ये सच है। दंगों के बाद, दंगों के दौरान जो स्थिति यहाँ पर थी, कोई जो दंगे से पीड़ित थे या फर्जी नामजदगियाँ हुई, बहुत बड़े जो पलायन कर चुके थे उनके साथ सरकार खड़ी हुई। जो 6,500 लोग फर्जी नामजदगी का गई, उनके साथ कोई खड़े होने से सब ने इनकार कर दिया। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, कोई व्यक्ति उनके साथ खड़ा नहीं हुआ। वो संकट का दौर था, लोग खेतों में रहते थे, महिलाएं भी खेतों में रहती थी। उस संकट के दौर में मैं उनके साथ खड़ा था। ये बहुत बड़ी बात थी। उन लोगों ने इस बात को माना
कि संकट के समय में संजीव बालियान ही हमारे साथ है। किसी पार्टी का कोई नेता कभी उनकी सुध लेने नहीं आया। दंगा जो हुआ उसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपका रोल बताया जाता है, आपने मीटिंगें जो की, भड़काऊ भाषणें दी, वो भी कहीं ना कहीं इसका एक पार्ट है। पंचायत हुई बड़ी, लेकिन पंचायत में भाषणबाजी नहीं हो पाई क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी, माइक नहीं थे, कोई व्यवस्था नहीं थी। एक तरह से वो उल्लंघन था ना पंचायत की परमिशन थी, ये मैं स्वीकार करता हूँ। तो हमने बिना परमिशन के पंचायत तो की, लेकिन भड़काऊ भाषण नहीं हुआ। तो संजीव बालियान साहब आप पूरे दिन हम रहने वाले हैं और आप तक ये सारी बातें फिर पहुंचाएंगे। लड़ाई विकट और बड़ी है, इसलिए बालियान जी जान से इसे जीतने में जुटे हैं। सुबह नाश्ता खत्म हुआ और इसी के साथ उनका जनसंपर्क शुरू हो गया। संजीव बालियान एक गांव में पहुंचे तो गाजे बाजे के साथ उनका जोरदार स्वागत हुआ। नेताजी ने कार छोड़ी, रथ पर सवार हुए और वोट यात्रा पर निकल पड़े। इस समय मौजूद मुजफ्फरनगर के गांव में, जहां पर संजीव बालियान हमारे साथ हैं, बगल में विधायक जी भी हैं। संजीव बालियान जी, किस तरीके से स्वागत हो रहा है? रथ पर लग रहा है राजा महाराजा चल रहा है। मैं किसान हूँ, इनका बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का चाचा हूँ, किसी का ताऊ हूँ। मैंने 25 लाख लोगों को अपने लोकसभा क्षेत्र के परिवार माना है। आप कहीं भी जाएंगे, कोई मेरे से नाराज हो सकता है, वोट नहीं देगा, लेकिन ये नहीं कह सकता कि संजीव बालियान हमारे बीच में नहीं रहा और संजीव बालियान ने काम नहीं करवाए। तो जाति धर्म के आधार पर जा सकता है, स्वतंत्र है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि उसने काम नहीं कराया। तो ये चुनाव का मुद्दा क्या होगा? जाति धर्म, हिंदू मुस्लिम या वाकई विकास पर? देखिए, मेरा तो विकास पर है, आपस में लोगों के बीच में रहना और विकास कार्य है, ये मेरे मुद्दे हैं। उनका मुद्दा जाति धर्म है। लेकिन जाति धर्म और कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम एक पक्ष भी यहाँ पर है। बिल्कुल है, वो मैं मानता हूँ। वो वोट दे रहे हैं, अगर वो वोट ना दे जाति धर्म के नाम पे तो 0 वोट जाएंगे संजीव बालियान के खिलाफ। और जो दो जाट हैं, जो दो जाट लड़ रहे हैं, उनके लिए कहा जाता है कि मुस्लिम वोट बैंक पूरा उनके तरफ जाएगा, आपके तरफ नहीं आएगा। कारण ये है कि 2013 दंगों में आपने हिंदुओं का साथ दिया। ये बातें हैं, लेकिन बात यह है कि आखिर में जो और लोग हैं, सबको लगेगा कि हमें बीच का उम्मीदवार चाहिए, अपने जैसा चाहिए, इनके साथ घूमता हुआ चाहिए, घोड़े पे बैठता हुआ चाहिए। मुझे लगे इन्हें अपने की आवश्यकता है। आप बार बार अपने भाषणों में हर जगह ये बोल रहे हैं कि वो उम्मीदवार जो आपके सामने लड़ रहा है, वो उम्मीदवार जिसका फोन नंबर लोगों के पास नहीं है, वो उम्मीदवार लोगों तक पहुंच नहीं सकता है, उसको आप क्यों जिता रहे हैं? ये बार बार आप क्यों बोल रहे हैं? मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि इस लोकसभा क्षेत्र के हर व्यक्ति के पास मेरा फोन नंबर है, मैं सबके फोन खुद अटेंड करता हूँ। लोगों को आदत है इस बात की फोन करना। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपको ये नहीं मिलेंगे 5 साल, क्योंकि आजकल आज तक बागपत को भी नहीं मिल पाए कभी भी। तो अजीत सिंह की कनेक्टिविटी नहीं, आप ये कहना चाहते हैं? वो अगर 50 गांव के नाम बता दें 1000 में से, तो मैं मान लूंगा साहब कनेक्टिविटी है। और ये भी क्या सच है कि उनका ना तो घर बागपत में बना आज तक, ना मुजफ्फरनगर बना, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीति उनकी है? बिल्कुल, आज तक कभी 25 साल बागपत की राजनीति की, शायद 25 साल में बागपत के गाँव के नाम ना जानते हों, कभी क्षेत्र में नहीं रहे, यहाँ तो आएंगे भी नहीं, सबको पता है। बालियान की ताकत है जमीन और जनता से उनका सीधा जुड़ाव। वो इसी बात को मुद्दा भी बना रहे हैं। रथ पर सवार संजीव बालियान गांव की गलियों में घूमे, फूल बरस रहे थे, साफा और माला बालियान का इंतजार कर रही थी। मुजफ्फरनगर में जाट और SC/ST वोटर अहम रोल अदा करने वाले हैं, इसका एहसास बालियान को भी है। इसीलिए जब गांव में उन्हें बाबा साहब की प्रतिमा नजर आई तो उन्हें नमन करना नहीं भूले। ढोल, नगाड़े और नारों का शोर लेकर बालियान एक और गांव में पहुंचे। घर घर जाकर जनता से मेल मुलाकात की, फिर चौपाल लगाई। स्वागत सत्कार खत्म हुआ तो सभा को संबोधित करते हुए बालियान ने अजित सिंह पर सीधा और सधा अटैक किया। जब ये पूरा जनपद संकट में था, जब कोई हमारा पता लेने नहीं आया, जब कोई हमारे बीच में नहीं आया, 2014 में आपने मुझे चुना, उसके बाद जब जिले में शांति होगी, कहीं कोई तनाव नहीं है, चोरी डकैती राजनीति चारों तरफ से बिल्कुल बंद है, तो आज हमारे बीच में कुछ लोग आए हैं, कहते हैं सांप्रदायिक सौहार्द बनाना है। सांप्रदायिक सौहार्द भाषण से नहीं बनेगा, सांप्रदायिक सौहार्द 24 घंटे जनता के बीच में रहने से बनता है, आपके बीच में रहने से।
इस गांव में SC/ST वोटर की तादाद ज्यादा है, लिहाजा बालियान उस जगह गए जहां संविधान निर्माता की प्रतिमा मौजूद है। बीजेपी उम्मीदवार ने भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। काफिला अगले पड़ाव पर निकला। आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन, कुल 4 पार्टियों से लड़ना पड़ रहा है। 3 तो गठबंधन और एक कांग्रेस चूंकि इस वजह से क्योंकि कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। इन 4 पार्टियों से कैसे आप लड़ेंगे अकेले? देखिए, मोदी जी का आशीर्वाद है साथ में, चूंकि आज भी जनता चाहती है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और कर्म संजीव बालियान का है। कर्म मैंने किया है, मुझे अपने कर्म के ऊपर भरोसा है। इतना काम मैंने 5 साल में किया, इतना 24 घंटे लोगों के साहब, जब मैं सांसद बना मेरी दाढ़ी बिल्कुल काली थी, अब आप देख सकते हैं सफ़ेद है, मेरे बाल भी काले थे। 5 साल में मैं 15 साल जितना बूढ़ा हो गया हूँ, 24 घंटे लोगों के बीच में रह के। तो मुझे इस पर भरोसा है, इन पर पता नहीं क्यों। मैं नहीं कहता कि ना मैं समीकरण देख रहा हूँ, ना मैं कोई बात देख रहा हूँ, ना जाति ना धर्म। जो आपने कर्म के लोगों से मिले हैं आप, मुझे इतना भरोसा है, अगर मेरे पास मुस्लिम समाज भी आया जिसने मुझे पिछली बार वोट नहीं दी थी, तो मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा भाई कहाँ से आया, क्यों आया। जो मैं कर सकता था, हर एक का व्यक्तिगत काम हो, सार्वजनिक काम हो, 24 घंटे साथ रहा हूँ उनका। लेकिन जब आप ये लड़ाई होती है, जब पार्टियों के बीच ये पार्टियां एक साथ, आप देखिए कि कांग्रेस जब अपना उम्मीदवार नहीं उतारती है, जबकि गठबंधन में भी नहीं है और कांग्रेस उम्मीदवार भी नहीं उतार रही है, तो ये कैसा खेल है? ये इलेक्शन का, ये चुनाव का कैसा खेल है? या तो फिर गठबंधन कर लिए होते और अजीत सिंह के सामने और उनके बेटे के सामने कोई कैंडिडेट नहीं उतारा कांग्रेस ने। ये सेटिंग गेटिंग का फॉर्मूला है साहब, जो साहब ने सबसे गठबंधन किए हैं, कोई छोटा नहीं। तो इस बार भी बात की होगी कांग्रेस से कि बाद में आपके साथ आ जाऊंगा। लेकिन आपके प्रतिद्वंदी जो चौधरी साहब हैं आपके सामने, उनके लिए तो ये भी कहा जा रहा है कि अगर वो 3 सीट से लड़ रहे हैं, एक वो उनका बेटा और एक मथुरा से, तो अगर ये तीनों सीट जीत जाती है या 2 सीट भी उनकी आती है, तो वो तो भाजपा के साथ जाकर के हाथ मिला लेंगे। उनकी राजनीति देखकर यही लगता है कि कुछ भी संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। उनका जिस तरह से राजनीति का है, वो वरिष्ठ हैं, बहुत बड़े नेता हैं। हमारे यहाँ तो हम तो बचपन से नाम सुनते आए, लेकिन आए हैं तो मुकाबला कड़ा होगा, और इस बार ऐसा मुकाबला होगा कि उनके जीवन का सबसे कड़ा मुकाबला उनका चला। कुछ देर के सफर के बाद बिहारी गांव आया। यहां वोटर्स ने ऐसा वेलकम किया कि नेताजी गदगद हो गए। सवाल सबसे बड़ी जंग का है, इसलिए बालियान जनता के दर पर जा रहे हैं, भगवान की शरण में पहुंच रहे हैं। बिहारी गांव में सबसे पहले वो जैन मंदिर गए, माथा टेककर जीत का आशीर्वाद मांगा। इसके बाद गांव की गलियों में घूमे, बड़े और कड़े मुकाबले में अपना वोट मीटर बढ़ाने की कोशिश की। चुनाव बहुत बड़ा है, कोई भूल चूक ना हो जा, सर्व समाज को मिलकर वोट देनी है इस बार। बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान का चुनाव प्रचार इसी तरह रोज सुबह से शाम और रात तक चलता है। उधर बालियान को चैलेंज दे रहे आरएलडी अध्यक्ष चौधरी अजित सिंह मुसलमान और जाट को अपने साथ जोड़ने में जुटे हैं। अजित सिंह पहली बार बागपत के बाहर चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए राह उनकी भी आसान नहीं है, ये बात वो जानते हैं, इसीलिए गांव-गांव पंचायत कर रहे हैं, चौपाल में चर्चा के जरिए अपनी जमीन मजबूत कर रहे हैं। जमीन के दंगे की वजह से भाजपा सरकार में, और इस यहाँ के चुनाव को सारा देश देख रहा है। अगर यहाँ भाईचारा कायम हो गया तो उनकी नफरत की राजनीति को बहुत खतरा लगे। मुजफ्फरनगर पश्चिमी यूपी की वो सीट है जहां जीत और हार जातीय समीकरणों से तय होता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। यहां करीब 16.5 लाख मतदाता हैं। इसमें मुस्लिम वोटर 5 लाख, जाट 1.5 लाख, SC/ST 2.5 लाख, सवर्ण 2.5 लाख, OBC 2.5 लाख और गुर्जर 50,000 हैं। बालियान और अजित सिंह दोनों जाट उम्मीदवार हैं, इसलिए माना जा रहा है कि जाट वोट बढ़ सकते हैं। कहा जा रहा है कि मुस्लिम और SC/ST वोटर अजित सिंह के साथ जा सकते हैं, लेकिन बालियान को ध्रुवीकरण और मोदी नाम से उम्मीद है, तो चौधरी को उस समीकरण पर भरोसा है
जिसकी बुनियाद पर महागठबंधन की इमारत खड़ी हुई है। सवाल ये है कि आखिर मुजफ्फरनगर के वोटर का मूड क्या है। पहले की अपेक्षा अब जो है डर तो नहीं लगता घर से निकलने में, या लड़कियां घर से जब बाहर निकलती हैं तो? नहीं जी, जब से मोदी बना जब से तो नहीं लगता। नहीं। बालियांगे सिद्धि थी। अच्छा, तो मोदी के नाम पे देंगे वोट सब? हाँ जी, सब बालियांगे सिद्धि। मोदी के सही, मोदी के नाम से नहीं, सही बात है, सबको मोदी ये तो के सही नाम बात से है। देंगे, सबको मोदी के नाम से देंगे। सबको मोदी के नाम से ही आएगा। हाँ जी। कौन जीत रहा है अब? संजीव बालियानी जीतेंगे इंशाल्लाह। अच्छा। हाँ जी, और बहुत और मोमडन की बहुत और जागी लगे कम से। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि मुसलमानों की वोट तो एक तरफा अजीत सिंह को जा रही नहीं, है। ऐसा कुछ नहीं होने का जी। हाँ, अल्लाह के हुक्म से बहुत और जाएंगी, ढेर और जाएंगी। हाँ जी। अच्छा, आप लोग नरेंद्र मोदी के नाम पर दे रहे हैं या संजीव बालियान के नाम पर दे रहे हैं? हम नरेंद्र मोदी के नाम पर जी। भरोसा है मोदी पर? हाँ जी, भरोसा है और पूरा भरोसा है। यहाँ पर मुकाबला बराबर का है वैसे तो। पहले जो बालियान साहब ज्यादा वोटों जीते थे, हार जीत का अंतर बहुत ही कम वोटों से होगा। मुजफ्फरनगर को चीनी का कटोरा कहा जाता है। ये जिला सालों से देश और दुनिया को चीनी और गुड़ की मिठास बांटता आ रहा है। इसकी पहचान गन्ना और गन्ना किसान है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के मीरापुर गांव में समय मौजूद हूं। गन्नों के खेत के बीच में ये गन्ने आप देख रहे होंगे। गन्ना इस वजह से अहम यहां पर हो जाता है कि जाटलैंड तो ये है ही, यहां पर जिस तरीके से जातीय समीकरण अपना करिश्मा दिखाती है, उसके साथ साथ कौन यहां से जीतेगा उसकी जीत हार का फैसला ये गन्ना भी करता है। ये गन्ना कैसे करता है? क्योंकि इसके जो गन्ना उगाने वाले हैं वो किसान भाई जो होते हैं, अगर किसी से नाराज हो गए तो शायद उसकी जो सत्ता है वो डगमगा जाती है। ये किसान भाई हम इनसे ही बात करेंगे। हवा ये फैलाई जा रही है कि नहीं, गन्ना किसान बहुत नाराज हैं, पैसा के भुगतान उनका नहीं हो रहा है, करीब 18,000 करोड़ बकाया है। नहीं, हमारा तो बिल्कुल टाइम पे हो रहा है जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, सब, हाँ, सबसे बढ़िया। ये किसके वजह से है? ये मुमकिन किसके वजह से हो रहा है? कैसे ये हो रहा है? ये इसके है जी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अच्छा, हाँ जी, और केंद्र में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी। किसको जिता रहे हैं आप लोग यहाँ से, क्या लग रहा है? मोदी को जिताओगे जी, मोदी को जिताओगे। मोदी की सरकार बनेगी? सब कुछ ठीक चल रहा है या नाराजगी है अभी? कुल मिला के सब तो बढ़िया सरकार चला रहा था। मुजफ्फरनगर में 11 अप्रैल को वोटिंग है। 23 मई को जनता का फैसला आएगा और तब पता चलेगा कि मुजफ्फरनगर का सबसे मुश्किल अखाड़ा बालियान जीतते हैं या फिर चौधरी साहब।